नमस्ते बच्चों। आगे जो टॉपिक है हमारा है वो है काली फ्रेंच की फ्रेंच चौड़ाई। वही लास्ट टॉपिक है जो कंप्लीट नहीं हुआ। जो बेसिक चीज़ समझाई थी उसी बेसिक को हमें यूज करते हुए आज के टॉपिक को पढ़ना है। हमें क्या निकालना, मान लीजिए कि हमें एक काली फ्रेंच निकालनी है और ये है एक फ्रेंच चौड़ाई। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा है कि मैंने पट्टी लेके समझाया था कि बड़ी बड़ी पट्टी लेके ये काली फ्रेंच और चमकीली फ्रेंच ऐसे कुछ बताया था। अभी मैंने ये छोटा सा पार्ट ले रखा है। जैसे कि ये प्रकाश स्रोत S है और ये S1 और ये S2 और ये पर्दा L है और ये पर्दा क्या है हमारे पास, ये वाला पर्दा हमारा कौन सा है, M है। तो इस पर्दे में बहुत सारे फ्रिंजें बनती है जो मैंने छोटी छोटी पट्टी लेके समझा रखी है। राइट ना। तो आपको कभी वो बोल सकता है कि मान लो उसने बोल दिया कि ये जो फ्रिंज है ना, ये वाली फ्रिंज, चौथी काली फ्रिंज, इसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करके हमें बताओ। ठीक, ऐसा पूछ सकता है। तो मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि ये वो चौथी काली फ्रिंज है, वो 5वीं 7वीं 8वीं कोई सी भी चमकीली या काली कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लो उसने बोल दिया कि ये फ्रिंज चौड़ाई मुझे ज्ञात करनी है और ये बताओ आप। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि आप उसके ऊपर की चमकीली फ्रिंज देखो। अगर काली फ्रिंज निकालनी है तो उसके ऊपर कौन सी होगी, चमकीली। उसके नीचे कौन सी होगी, चमकीली। तो उसके ऊपर की चमकीली फ्रिंज की स्थिति निकालो, कहाँ से, केंद्र से दूरी निकाल लो। जैसे हम क्या बोल रहे थे, xn+1, x दूरी है और n+1 बता रहा है कि ऊपर वाले फ्रिंज की बात हो रही है। ठीक है। फिर उसके नीचे वाली जो फ्रिंज है चमकीली, उसकी दूरी निकालो कहाँ से, केंद्र से, जिसको हम बोल रहे थे xn। x क्या है, दूरी, और n क्या है, ये बता रहा है कि नीचे वाले फ्रिंज की बात कर रहे हो। और दोनों को माइनस कर तो यही हमारा आंसर होता है। ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा क्या है, S एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है। और ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 दो स्लिट है, ये दो पर्दे हैं L और M, इनके बीच की दूरी क्या है, D। और ये स्लिट जो है S1 S2, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि देखो, आपको जब इस फ्रिंज की बात करनी है, काले फ्रिंज की चौड़ाई की बात करनी है, तो आपको बात इसकी एक्चुअली नहीं करनी। आपको बात करनी है किसकी है, इसके नीचे के काले चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, स्थिति निकालनी है, और इसकी भी स्थिति निकालनी है। तो आपको अगर काली फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है तो बात करनी किसके बारे में पड़ेगी, तो आपको बात करनी पड़ेगी चमकीली फ्रिंज की बात करनी पड़ेगी, इस वाले चमकीली फ्रिंज की। और यहाँ पे चमकीली फ्रिंज बनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है कहाँ से, S1 से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, S2 से आ रहा है। जब वो गति करता हुआ यहाँ पर आएगा तो वो संपोषी व्यतिकरण में मिलेगा। मीन्स यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी जब S1 से और S2 से प्रकाश आएगा तो यहाँ पर भी संपोषी व्यतिकरण होगा। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करते हुए करना है। आगे हमने जो चीज़ है वो मैंने मेंशन कर दी कि S1 S2 क्या है, दो स्लिट है, स्मॉल d क्या है, स्लिटों के मध्य दूरी है, कैपिटल D क्या है, पर्दों के बीच की दूरी होती है। और फिर मैंने xn और xn+1 के बारे में बता दिया कि क्या चीज़ है ये। ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बात करनी है कि S1 से, अब इस जो टॉपिक में सॉल्व कर रहा हूँ उसके लिए कुछ स्टेप है वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे S1 से P तक जाने वाला जो प्रकाश, सीधी रेखा बनाए, यहाँ पे तरंग बन सकता है ऐसे। अब अभी मैं बना नहीं रहा क्योंकि कि ये चौथी तरंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये 5वीं काली होगी तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये 10वीं काली होगी तो उसके अकॉर्डिंग अलग तरंग बनेगा। तो बना नहीं रहा, हमें सीधी लाइन दिखा दी है। ठीक है। तो यहाँ से कोई तरंग गया होगा यहाँ पर, अब इसकी स्टडी करनी है तो यहाँ से बात करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ से कोई तरंग गया होगा यहाँ पर, और यहाँ से जो तरंग गया है यहाँ पर, इन दोनों के पथ में अंतर क्या है। तो अब वैसे भी सिंपली देखो तो ये पथ की लंबाई इतनी है और इसमें पथ की लंबाई इतनी है, तो दोनों पथ की लंबाई में अंतर है। तो अब हम करते क्या है कि अंतर कितना है, तो हम करते हैं कि S1 से हम लंब डाल देते हैं S2P पर, और लंब कहाँ डल रहा है, N पर डल रहा है। ठीक है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर यहाँ पर डालें, नीचे इधर डालें, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। आप ये देखना है कि 90 डिग्री पड़ने वाला है, तो 90 जहाँ दिखे वहाँ पे खींच दिया करो। ठीक है। अब वो हुआ क्या, जैसे ही लंब डाला तो आपको ये समझ में आ गया कि S1P की जो लंबाई है वो एक्चुअली NP की लंबाई के इक्वल हो गई। तो जो प्रकाश S2 से P तक जाएगा और जो प्रकाश S1 से P पे जाएगा, उसके बीच में पथ की लंबाई का अंतर कितना हुआ, तो आंसर है इतनी लंबाई का अंतर है कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक हो गए तो इतना पार्ट तो इसके बराबर है, तो अंतर तो यही तो हुआ। तो हमने क्या किया, हमें पथांतर निकालना है S1 से P तक जाने में और S2 से P तक जाने में। तो हमने लिखा बिंदु P पर व्यतिकरण करने वाले तरंगों के मध्य जो पथांतर होगा, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, S2P माइनस S1P। बट S2P को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो S2P को हमने डिवाइड कर दिया S2N प्लस में NP के हमने बना दिया, और ये लिख दिया हमने S2P है। तो S2P की वैल्यू हमने रखी S2N प्लस NP माइनस S1P। NP किसके इक्वल होता है, S1P के इक्वल होता है। देखिए S1P और NP, ये लेंथ बराबर है तो ये इसको काट देगी। तो वही हमने किया
कि मैं लिखा कि एन पी किसकी इक्वल है एस वन पी के, तो एन पी एस वन पी कट जाएगा, उससे बचेगा क्या एस टू एन, तो पथांतर कितना हुआ एस टू एन हुआ। तो वही हम लिखा कि पथांतर है जो प्रकाश एस वन से पी तक जा रही है, जो प्रकाश एस वन से पी तक जा रही है और जो प्रकाश एस टू से पी तक जा रही है, इनमें पथों का अंतर कितना है, तो अंतर यही अंतर है एस टू एन, और हम पथांतर को लिखते हैं डेल्टा से, तो ये रहा हमारा डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू एस टू एन। यहाँ तक आ गए हम, आगे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है S2 S1N, S2 S1N, इसमें ये एंगल थीटा है, राइट, यहाँ पे 90 है, 90 के सामने जो होता है वो लंब होता है, तो ये जो S1 S2 है इस ट्राइंगल में वो तो हो गया कर्ण, सॉरी मैंने क्या बोला, लंब के समय जो सामने होता है वो होता है कर्ण, तो लंब है ये, तो लंब के सामने 90 डिग्री है, 90 से क्या होता है कर्ण, तो S1 S2 क्या है कर्ण, जिसकी वैल्यू क्या है D, और थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब तो हुआ S2N ट्राइंगल का, और कर्ण कितना हुआ S1 S2, उसकी वैल्यू कितनी है D। अगर मैं यहाँ साइन थीटा निकालता हूँ तो साइन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण होता है तो ये है आपका इस ट्राइंगल का लंब S2N, और कर्ण क्या है S1 S2, तो वही मैंने लिख दिया है साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा बाई साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप ऐसा समझिए लंब बटे कर्ण L बाई के, लंब कितना है S2N, कर्ण कितना है S1 S2, और S2N को हमने किससे लिखा था डेल्टा से, पथांतर से, डेल्टा, और इसकी वैल्यू कितनी है D, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा बाई डी। क्योंकि एक कंडीशन में जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं तो एंगल बहुत कम बनता है, तो साइन थीटा लगभग क्या मान लेंगे हम थीटा, जो 11 में बेसिक पढ़ा रखा है, तो साइन थीटा क्या मान लेंगे थीटा, और थीटा की वैल्यू हो गई डेल्टा बाई डी, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल है, और वो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल त्रिभुज है, एक है ओ डैश डैश है ओ डैश ओ पी, ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, डैश डैश दोनों रखा ना, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है लंब। अगर आप सिर्फ इसी की बात कर रहे हो तो आप ये दूरी लोगे, आप ऊपर वाले की बात करते हो तो ये दूरी लेते, तो इस वाले ट्राइंगल में जो ट्राइंगल बन रहा है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, आप ट्राइंगल पीछे जाके बैक करके देख लेना, अभी थोड़ा घसफिस हो जाएगा, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है थीटा के सामने लंब और ये है कर्ण, तो लंब कितना है xn, और कर्ण कितना, सॉरी थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ये है लंब ओ डैश पी xn, और आधार क्या होता है ये होता है आधार, तो ओ डैश, उसकी वैल्यू d, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला आएगा tan थीटा तो है लंब बटे आधार L बाई एच, लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू ओ डैश पी, आधार की वैल्यू ओ डैश, तो इसकी जो लंब की वैल्यू है वो थी xn और आधार की वैल्यू d, तो tan थीटा की वैल्यू होगी xn बाई d हो गई, राइट ना। अच्छा अब आगे हम बात करते हैं, देखिए tan थीटा की वैल्यू भी बहुत क्योंकि ये लाइट की जितने भी फिनोमिना है ना उनमें सब में एंगल बहुत कम बनता है, तो tan थीटा भी थीटा ही मानेंगे, बहुत कम थीटा है अल्प है तो थीटा ही मानेंगे, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी xn बाई डी। अब दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखो इसमें भी थीटा की वैल्यू xn बाई डी है, और पिछले वाले में भी थीटा की वैल्यू आई थी वो भी आई थी, तो दोनों थीटा तो बराबर ही है, तो पिछले में जो थीटा आया था वो आया था डेल्टा बाई डी, और इसमें जो आया xn बाई डी, तो दोनों के थीटा है, दोनों बराबर है, तो हमने क्या किया दोनों को बराबर लिख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग xn बाई डी ये लिख दिया, और पिछले के अकॉर्डिंग डेल्टा बाई डी वो लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू थीटा है, तो थीटा xn बाई डी भी है और थीटा डेल्टा बाई डी भी है, अगर थीटा सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से मैंने xn निकाल लिया और वो है डेल्टा डी बाई डी, तो xn क्या है नीचे वाले चमकीली फ्रिंज की स्थिति, ये लिखा था ना मैंने, देखो क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था ये रहा xn, और ये xn क्या है, तो ये है इस वाले चमकीली फ्रिंज की स्थिति, चमकीली फ्रिंज, और चमकीली किस में होती है समपोषी में होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अगर मैं xn प्लस 1 लिखो बोलूँगा तो ध्यान रखना कौन सा ऊपर वाली चमकीली फ्रिंज की स्थिति, अभी मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने सारी स्टडी इस पर की है, तो ये है चमकीली फ्रिंज। अब मुझे पता नहीं है कौन सी फ्रिंज है, क्योंकि अगर ये काली फ्रिंज 10वीं बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर ये 12वीं काली फ्रिंज बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चमकीली फ्रिंज अलग हो, तो ये अलग होते हैं, तो अभी पी के लिए हमने बोल दिया xn, राइट ना। बट ये अभी कौन सी फ्रिंज है, ये है चमकीली फ्रिंज की हम बात करेंगे, हमें काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चमकीली फ्रिंज की बात करनी पड़ेगी। और ये जो है फॉर्मूला जो आया है चमकीली फ्रिंज की, जो नीचे वाली चमकीली फ्रिंज की जो स्थिति है ये है वो है डेल्टा डी बाई डी, और डेल्टा होता है पथांतर, राइट ना, पथांतर क्या है ये पथांतर। अच्छा आपको पता है संपोषी व्यतिकरण में चमकीली फ्रिंज कब बनती है,
तो चमकीली फ्रिंज संपोषी व्यतिकरण में बनती है। कब बनती है? संपोषी व्यतिकरण में। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो एल लैम्डा होता है। पहले भी मैंने बता रखा है, या तो संपोषी व्यतिकरण होगा तो वहाँ पे पथांतर क्या, दो तरंगों के बीच में पथांतर, जैसे एग्जांपल ये S1 है और ये है S2 और यहाँ पे आपका व्यतिकरण हो रहा है, तो ये एक तरंग गई, तो ये अगर दो तरंग मिलता है तो ये संपोषी व्यतिकरण है। तो संपोषी व्यतिकरण में पथ का जो अंतर होता है वो लैम्डा होता है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा कुछ भी हो सकता है, जनरली हम लिखते हैं एन लैम्डा। तो नीचे वाले जो पी पे जो फ्रिंज बन रही है वो चमकीली है, तो चमकीली के लिए डेल्टा क्या होगा? तो एल लैम्डा होगा। अब एन का मतलब 1 2 3 4 5। अब वो जो काली बोलेगा ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे 5वीं काली बोलेगा तो एन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर छठी काली बोलता है तो उसके नीचे उसके अकॉर्डिंग आएगी, मैं बता दूंगा और। तो डेल्टा इक्वल टू एल लैम्डा, क्योंकि ये संपोषी है तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, डेल्टा की जगह हमने एल लैम्डा रख दिया। तो एक्शन की वैल्यू आ गई एन लैम्डा डी बाई डी। यहाँ तक आ गई? ओके। ये कौन सी फ्रिंज की है? नीचे वाले की है, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोल रखा है। ऊपर वाली चमकीली फ्रिंज को हम क्या बोलते हैं? n+1। तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? x n+1। मीन्स अब हमने पी फ्रिंज की बात कर ली चमकीली के अकॉर्डिंग। अब ऊपर वाली कौन सी है? ये भी चमकीली है बट ये ऊपर वाली है और इसको बोलते हैं n+1 बोलते हैं। अगर हमने इसको बोला n तो इसको बोलते हैं n+1, तो इसकी स्थिति हो जाएगी xn+1। तो इसके लिए स्टडी करें, अभी तक हमने सारी स्टडी इसके लिए की। अब इसके लिए स्टडी करना, हमें रिपीट नहीं करना। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें एक ही काम करना है, जहाँ पर जैसे ये आंसर आया ना n वाले के लिए, नीचे वाले के लिए, नीचे वाले चमकीली फ्रिंज के लिए, जहाँ जहाँ आना है वहाँ पे n+1 कर देना। तो इसको हम लिख देंगे xn+1 और इसको हम लिख देंगे n+1 और लैम्डा डी बाई डी, बाकी वही चीज़ रहेगा। अब करना क्या है? तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मान लो कि ये फ्रिंज है, ठीक है, और इसके नीचे एक फ्रिंज है और इसके ऊपर भी एक फ्रिंज है, तो और ये आपका क्या है? केंद्र है। तो आपको करना क्या है? यहाँ से दूरी निकालनी है और ये दूरी निकालनी है, ठीक है ना। इसको हमने बोला था xn और इसको बोला था xn+1, और दोनों को माइनस करना है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आप देख लेना पिछले लेक्चर में। तो हमें वही करना है कि फ्रिंज जो चौड़ाई होगी उसे बीटा से लिखा जाता है। काली फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो बीटा से लिखेंगे, बीटा डी xn+1 माइनस xn। तो xn प्लस की वैल्यू ये है, तो n+1 लैम्डा डी बाई डी, और xn की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली है n लैम्डा डी बाई डी। इस लैम्डा डी बाई डी को पहले क्या इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने किया मल्टीप्लाई, देन n लैम्डा डी बाई डी और प्लस का लैम्डा डी बाई डी माइनस का n लैम्डा डी बाई डी, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, ये फ्रिंज चौड़ाई है, मीन्स जो फ्रिंज बन रही थी, कल मैंने दिखाया था कि अगर स्लिट छोटी लोगे, पतली लोगे तो फ्रिंज साइज छोटी होगी, बड़ी लोगे तो बड़ी बनती है। तो यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि फ्रिंज चौड़ाई किस किस पर निर्भर करेगा। तो फॉर्मूले में आ रहा है लैम्डा डी और डी। तो आंसर है, अगर फ्रिंज चौड़ाई बड़ी बनानी है, बीटा बड़ा होगा, तो वो समानुपाती होगा लैम्डा के, वो समानुपाती होगा डी के, और विथ टू समानुपाती होगा स्मॉल डी का। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यही है कि अगर आपको यहाँ पर ये जो फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा बड़ी बनानी है, मतलब जैसे ये दिख रहा है आपको इतनी बड़ी बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा क्या, यहाँ से जो लाइट जाती है उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों की S1 S2 के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा, और ये जो L और M पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ानी है तो क्या, या अच्छा फ्रिंज देखना है, अच्छा फ्रिंज कब दिखेगा, अच्छा व्यतिकरण कब दिखेगा? जब फ्रिंज चौड़ाई बड़ी बड़ी दिखेगी। आप देख पाओगे कहाँ पर अंधेरा है, कहाँ पर चमकीला हो रहा है, तो बड़ी बनेगी तो दिख जाएगा आसानी से। तो जब भी आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि अच्छे फ्रिंज, अच्छे व्यतिकरण के लिए या बड़ी फ्रिंज चौड़ाई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो करना पड़ता है दोनों पर्दों के बीच की दूरी को बढ़ाना होगा, स्लिटों के बीच की दूरी को कम करना होगा, और तरंगों की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और वास्तव में मैं ये लिख रहा हूँ S1 S2 के बीच में इतनी दूरी, और वास्तव में जो दूरी, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई ये दूरी तो इसकी तुलना में बहुत कम है, और वास्तव में ये जो है ना, ये S1 S2 वो बहुत अल्प होते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश स्रोत S है और ये आपका S1 और ये है आपका S2, ये एक पर्दा है और दूसरा पर्दा बहुत दूर होता है। मतलब S1 S2 के बीच में वास्तव में दूरी mm में होती है, उससे भी कम में हो सकती है, पर पर्दे के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है, अदरवाइज S1 S2 के बीच की दूरी हमेशा, इस स्लिट के बीच की दूरी हमेशा कम होनी चाहिए। किसकी तुलना में? इस कैपिटल डी की तुलना में बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो याद रखना, फ्रिंज चौड़ाई बेटर बनानी है तो S1 S2 के बीच की दूरी कम होनी चाहिए,
कैपिटल डी ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ से जो प्रकाश आएगा, यहाँ से जो प्रकाश जाएगी एस से S2 और S1 के पास, तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी ज़्यादा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो टॉपिक रह गया, ये काली फ्रिंज है, चमकीली फ्रिंज करिए। उसमें भी करना क्या होगा, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे काली फ्रिंज निकालने के लिए आपको ऊपर वाली चमकीली और नीचे वाली चमकीली भी करनी पड़ी, कैलकुलेट करना पड़ा। अगर आपको चमकीली निकालनी है, मतलब ये आपको चमकीली होता, तो ऊपर वाली क्या बनती, काली, और नीचे वाली भी बनती काली। फिर हमें काली के लिए स्टडी करके सॉल्व करना होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही।